हेलो दोस्तों, आ गया हूँ मैं फिर से आपका स्वागत करने शिक्षा यंत्र पर। शिक्षा यंत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी लोग हम लोगों को कांटेक्ट भी कर रहे हैं और अपने डाउट्स और क्वेरीज के बारे में पूछ भी रहे हैं। काफ़ी मज़ा आता है जब आप हम लोगों की मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं। तो बच्चों, चलिए आइए समय बर्बाद ना करते हुए हम अपने टॉपिक को पढ़ते हैं। आज का जो हमारा मॉड्यूल है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और उसके अलाइड न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स तो खैर बाद में करेंगे। पहले हम लोग क्या समझते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये जो लॉ है ये भी किस श्रेणी में आता है? ये भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सेकंड पार्ट है। मैंने आपको पढ़ाया था पहले की दो वीडियोस में कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बहुत सारे लॉज का पिटारा होता, मतलब एक बहुत बड़ा पिटारा होता है और जिसके अंदर बहुत सारे लॉज होते हैं। तो ये दूसरे नंबर का लॉ है जिसका नाम क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब पढ़ेंगे ये लॉ किसने दिया, कब दिया और इस लॉ की ऑब्जर्वेशन क्या रही। चलिए आइए, ज्यादा तो 9th क्लास में इस लॉ के बारे में है नहीं, पर फिर भी जो भी है आपको समझने में मजा भी आएगा, जानने में भी। साइंटिस्ट, फोटोग्राफ से शायद आप होपफुली ना पहचान पाए। आ गया, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय प्रोस्ट, जोसेफ एल प्रोस्ट। ये साइंटिस्ट जो है जोसेफ एल प्रोस्ट, इन्होंने 1779 में बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को क्या किया था, दिया था। आइए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या क्या दिया था, क्या क्या स्टेट किया था वो देखते हैं। तो बेटा आगे देखेंगे, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज, अ केमिकल कंपाउंड। सबसे पहले हम यहीं पर समझते हैं व्हाट इज केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड किसे कहते हैं बेटा? अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से देखेंगे तो इसका पार्ट 1 यानी मॉड्यूल 1 देखेंगे। पार्ट 1 में मैंने मॉड्यूल 1 और 2 दोनों को कवर किया है। और अगर आप पार्ट 1 को देखेंगे मॉड्यूल में तो आपको क्या देखने को मिलेगा, मॉड्यूल 1 और 2 में वहां पर मैंने स्टेटमेंट बोला है। मैंने पढ़ाया था आपको कि एटम किसे कहते हैं। एटम कहते हैं किसको? किसी भी चीज के सबसे छोटे पार्ट को। फिर जब मैंने स्लाइड्स में आपको क्या किया कि स्लाइड्स में जब इसकी डेफिनेशन दी तो वहां मैंने आपको बताया कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको हम एटम तो बोलते हैं, पर वो एटम क्या करता है कि हमेशा पूरे एलिमेंट के बारे में या पूरे केमिकल के बारे में संपूर्ण जानकारी देने में सक्षम नहीं होता। वो इतना केपेबल नहीं होता कि वो पूरे केमिकल के बारे में जानकारी देगा। एटम सबसे छोटा पार्ट होता है, पर एटम अकेला ही पूरे केमिकल के बारे में जानकारी देगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ जगहों पर ये जानकारी दे देता है और कुछ केमिकल्स के मामले में जानकारी नहीं दे पाता। अरे सर ऐसा कैसे? कुछ जगह जानकारियां दे देता है, कुछ जगह नहीं। क्यों? क्योंकि इसके जो समूह होते हैं ये कहीं कहीं पर क्या होता है, अपने जैसे ही लोगों से समूह बनाकर बैठा होता है, एक कंप्लीट पार्टिकल बनाकर बैठा होता है। और काफी जगह इसने अपने जैसे एक दो लोग और अलग प्रकार के ले रखे होते हैं और उनको मिलाकर समूह बनाकर बैठा होता है। और वो समूह जो होता है वो प्रॉपर्टीज बता पाता है और हम उस समूह को नाम देते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स को नाम देते हैं मॉलिक्यूल, अणु। नहीं आया समझ में? एक बार फिर समझते हैं। मैंने आपको बताया था कोई भी हमारे पास केमिकल है, केमिकल का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, एटम। बट कंप्लीट इंफॉर्मेशन कौन देता है? इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल कौन देता है? ग्रुप ऑफ एटम। ये ग्रुप कैसा हो सकता है एटम्स का? सेम एटम्स का भी हो सकता है या फिर डिफरेंट एटम्स का भी हो सकता है। यानी केमिकल के बारे में जो जानकारी मिलती है वो सिर्फ एक सिंगल एटम से नहीं, उसके ग्रुप ऑफ एटम से मिलती है। और वो ग्रुप ऑफ एटम क्या होता है? सेम टाइप के एटम्स का भी हो सकता है ग्रुप या डिफरेंट टाइप के एटम्स का भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है? अगर सेम टाइप के एटम्स का ग्रुप है तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे, यहां लिख देता हूं मैं, हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ, मॉलिक्यूल ऑफ किसका मॉलिक्यूल बोलेंगे?
हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, अगर वो डिफरेंट टाइप वाला है, डिफरेंट टाइप के एटम का है, तो उसके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, यहां हम बोलेंगे उसे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। यानी क्या समझ में आया, कंपाउंड जिसको यौगिक बोला गया है, यानी यौगिक के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक नहीं, एक से ज्यादा प्रकार के एटमों से मिलकर बने होते हैं। पहले हमें क्लियर करना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, या तो एलिमेंट के या कंपाउंड के। कंपाउंड का मतलब तत्व, वो सॉरी कंपाउंड का मतलब यौगिक, और एलिमेंट का मतलब तत्व। तो तत्वों के जो मॉलिक्यूल होते हैं, अणु जो होते हैं, वो सेम परमाणुओं से यानी एटम से बनते हैं, सेम टाइप के। कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें एटम मोर देन वन टाइप लगता है, हो सकता है दो प्रकार के हो सकता है चार प्रकार के हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने H2 बोला, अगर आपने क्या बोला H2, तो ये क्या है, मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल किसका है, हाइड्रोजन का। इसमें एटम क्या लगा, HH, यानी किस टाइप के लगे, सेम टाइप के। ये किसका हो गया, फिर मॉलिक्यूल किसका हो गया, ये मॉलिक्यूल किसका हो गया, एलिमेंट का। किसका हो गया, एलिमेंट का। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह क्या करता हूं, यहां पर CO2 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, CO2 लिया। ये बेटा ये CO2 जो है, इसमें C भी आ रहा है, O भी आ रहा है, दूसरा भी O आ रहा है, तो इन शॉर्ट तीन एटम लग गए। यानी मॉलिक्यूल तो ये भी है, पर ये मॉलिक्यूल किसका है, कंपाउंड का होगा। कंपाउंड का क्या हुआ, यौगिक का क्या हुआ, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो एटम्स लग रहे थे वो एक से ज्यादा प्रकार के हैं। एक C लगा कार्बन का और दो O लगे ऑक्सीजन के, यानी एक से ज्यादा प्रकार के एटम्स लगने के बाद में जो मॉलिक्यूल बना, ये मॉलिक्यूल किसका कहलाएगा, ये कंपाउंड का। सर अगर ये दोनों सेम होते तो मॉलिक्यूल जब भी कहलाता, पर किसका मॉलिक्यूल कहलाता, एलिमेंट का, यानी तत्व का। जैसे कि क्या है, हाइड्रोजन है। सर H2O आप किस ग्रुप में रखेंगे, ये जो H2O आता है बेटा, H2O में H आया, फिर H आया और एक O आया, यानी ये मॉलिक्यूल तीन से मिलकर बना है। यानी ये जो मॉलिक्यूल होगा, ये मॉलिक्यूल किसका कहलाएगा, कंपाउंड का कहलाएगा। कंपाउंड जिसका मतलब यौगिक होता है, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, यौगिक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये जो शब्द है केमिकल कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये यौगिक जो है, इसके बारे में समझ में आ रहा होगा कि कंपाउंड किसे कहते हैं। कंपाउंड में हमेशा एक से ज्यादा प्रकार के एलिमेंट लगते हैं, वो एक से ज्यादा प्रकार के एटम्स लगते हैं, और वो भी क्लियर है ना, एक से ज्यादा प्रकार के एटम लगेंगे। चलिए अब मैं स्क्रीन को थोड़ा क्लियर करता हूं और हम आगे अपनी स्लाइड्स पर आते हैं, स्लाइड्स के बारे में बढ़ते हैं। देखिए तो बच्चों अब हुआ क्या, देखते हैं इस लॉ में अब क्या बोला गया है, द केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। यानी एक कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड जो बनेगा वो कंपाउंड चाहे वो H2O हो। अगर आप H2O को बना रहे हो जिसके अंदर H और O लगा हुआ है, तो ये हमेशा, चाहे अब ये कहीं से भी आ जाए, H2O कहीं भी किसी भी सोर्स से, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप अब इस H2O को, यानी ये कंपाउंड तो है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड तो है, अब इस मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड को प्राप्त करने की जो विधियां है, जो रास्ते हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो बहुत सारे हैं। आप H2O को पानी, बर्फ को पिघलाकर भी प्राप्त करते हो क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल है। आप H2O को रिवर वाटर से, लेक वाटर से भी ले सकते हो। आप H2O को जो इवेपोरेटेड हम वाटर वेपर्स होती है उसको भी आप क्या कर सकते हो, कंडेंस करके ले सकते हो। तो आप किसी भी तरीके से H2O को प्राप्त करोगे तो आप देखोगे कि उसके अंदर में H और O मॉलिक्यूल ही, एटम्स ही विद्यमान है, प्रेजेंट है।
अब किसी भी रिसोर्स से क्या कर रहे हो, वाटर का मॉलिक्यूल उठा रहे हो, यानी जल का अणु उठा रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो कि जल के अणु के अंदर एलिमेंट हमेशा दो ही प्रकार के हैं, यानी सेम टाइप के रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक सोर्स से उठाया तो वहां पे दो तीन तरह एच भी मिल गया, ओ भी मिल गया, एफ एक्स वाई जेड कुछ और भी मिल गया। आपने पानी बर्फ को पिघलाया तो आपको एच भी मिला, ओ भी मिला, किसी और तीसरा टाइप का भी मिल गया, नहीं, सेम टाइप के किसी भी सोर्स से आप उठाओ सेम टाइप के मिलेंगे। और सेम टाइप के मिलने के बाद क्या रहेगा, उनका जो मास का रेशियो है वो भी हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। उनका मास का रेशियो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलिए चीजों को और अच्छे से समझते हैं, आगे हमारे पास में स्लाइड्स है उनके थ्रू आउट। देखिए एग्जांपल देते हैं आपको। उसने बोला ही एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, यानी उसने बहुत सारे कंपाउंडों को उठाया। ही एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स के केमिकल कंपोजिशन को, यानी उसने देखा कि इतने सारे कंपाउंड्स किस किस तरह से बने हुए हैं, रिसर्च की, पूरा एनालाइज किया उनके बारे में, ठीक है ना। उसके बाद में एनालाइज किया, उसके बाद उसने देखा एंड कम टू कंक्लूजन दैट प्रोपोर्शन ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कांस्टेंट। उसने देखा कि हर कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं, कंपाउंड का मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं उनका वो सेम होते हैं और उनका मास भी क्या होता है, सेम होता है। चीजों को और समझेंगे आगे, अगर आपको यहां समझ में नहीं आया तो और अच्छे से समझाते हैं। चलिए आगे आए, देखते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। चलिए मैं एक काम करता हूं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फिर से मैं आपको फिर से मॉलिक्यूल समझाने की कोशिश करता हूं एक बार और। बेटा मॉलिक्यूल कितने तरह के होते हैं, यानी अणु जो है वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, या तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, यानी तत्व के अणु और यहां यौगिक के अणु। ग्रुप ऑफ एटम यहां भी होता है, जब भी इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। ग्रुप ऑफ एटम यहां भी होता है, जब भी उसे मॉलिक्यूल बोलते हैं। या एटम्स जो होते हैं आर ऑफ सेम टाइप, ये सारे एक जैसे होते हैं। और यहां जो होते हैं एटम्स आर मोर देन वन टाइप, एक या एक से ज्यादा होते हैं। एग्जाम्पल के लिए H2 Na2 Cl2, H और H यानी समूह है, ग्रुप है एटम का, पर एटम कैसे लगे, H और H के। यहां किसके लगे, Na और Na के। यहां किसके लगे, Cl और Cl के, यानी दोनों जगह क्लोरीन क्लोरीन के। यहां के लिए क्या है, HCl, यानी एक H है और एक Cl है। या क्या है, या फिर यहां पर है आपका CO2, CO और O, या फिर क्या है H2O, HO और O। क्या समझ में आया, एलिमेंट के मॉलिक्यूल में भी ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, कंपाउंड के मॉलिक्यूल में भी ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, या एटम सारे सेम होते हैं, और या एटम क्या होते हैं, मोर देन वन टाइप होते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किस पे काम करता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन काम करता है किस पर, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल पर। किसने लेवल, जो हमारे पास में कौन है, जोसेफ एल प्राउस्ट है, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किसकी की थी, रिसर्च किस पे किया था, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल पे। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि भैया इसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं, अगर एक मॉलिक्यूल को उठा लिया, अब उसको किसी भी सोर्स से उठा लो, कहीं से भी ले आओ,
जैसे कि मैंने आपको पानी बताया कि पानी को कभी हमने पिघलाकर बनाया बर्फ को, कभी हमने भाप से बनाया, कभी हमने नदी से लिया, तो किसी भी रिसोर्स से ले रहे हैं पर वहां एच और ओ ही निकल रहा है, और एच और ओ के अंदर रेशो भी सेम होगा। रेशो की बात करूंगा मैं आगे। आप CO2 को भी किसी भी विधि से उत्पन्न कर लो, पैदा कर लो। आप कोयला जला के CO2 ले लो, किसी और चीज को जलाकर CO2 ले लो, आप सांस छोड़कर CO2 ले लो, आप किसी भी प्रकार का CO2 ले लेना, उसमें C और O ही मिलेंगे। C एक मिलेगा और O दो मिलेंगे हमेशा। उनके मास का रेशो भी क्या होगा? फिक्स होगा। यानी एलिमेंट भी फिक्स होते हैं कि सेम एलिमेंट रहते हैं हमेशा। एक कंपाउंड के अंदर, एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट भी हमेशा क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। और उसके अलावा उनका मास का रेशो भी फिक्स होता है। मास के रेशो को लेकर मैं बात कर रहा हूं आगे, अभी आगे। उम्मीद कर रहा हूं अब और अच्छे से समझ में आया होगा आपको कंपाउंड और मॉलिक्यूल के बारे में। चलिए बच्चा पार्टी, आगे आते हैं। देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है? केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट होते हैं कंबाइंड टुगेदर, और उनका मास भी सेम होता है। चलिए आगे, वाटर को ले लिया इसने फिर से, वाटर को अब की बार बर्फ को पिघलाया है, वाटर को रिवर से ले लिया, वाटर को सी वाटर से ले लिया। H2O यहां पर भी है, H2O यहां पर भी है, H2O तीनों जगह है। H2O1, H2O1, H2O1। अब रेशो इसने क्या करा? 1:8 का रेशो लिया है। 1:8 का मतलब मैं बता दूं, हाइड्रोजन जो होता है हमारे पास, इसको थोड़ा यहां नीचे रखते हैं, चलो अब नीचे रख लेते हैं। इसका मतलब क्या है? यहां पर क्या हुआ होगा? H2O इसने लिया, H का वजन 1 होता है और O का वजन 16 होता है। H कितने हैं यहां पर? H2 का कितना हो गया? 2 यूनिट हो गया, और O का 16 ही रहेगा। अब H का मास और O का मास का रेशियो निकालते हैं। 2:16 आएगा, सिंप्लीफाई करने में 1:8 आएगा। ठीक है, यहां देखते हैं, यहां भी H2 है, यानी यहां पर भी H का मास 1 है और O का कितना है? 16 है। H2 का कितना होगा? 2 होगा, और O का कितना होगा? 16। तो H और O के बीच में रेशियो कितना आएगा? 2:16, यानी 1:8 का रेशियो आएगा। आप आगे आएंगे, फिर से देखेंगे H2O को, तो H2O आपने किसी और सोर्स से ले लिया, या H का मास 1 है, O का 16 है, H2 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, O का 16 रहेगा। H और O का रेशियो देखते हैं 2:16, और कितना आएगा हमारे पास? 1:8 आएगा, 1:8 आएगा। यानी हर जगह पर मास क्या है? सेम है। मास, इनके मास का रेशियो भी सेम है। मास का रेशियो सेम है, इसलिए इनका फॉर्मूला भी सेम आ रहा है। चलिए कुछ और आगे नेक्स्ट लेवल पे समझते हैं। हम लोग के पास में वाटर इज अ कंपाउंड विच ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर है? द कॉम्बिनेशन कंबाइंड टुगेदर इन द सेम कांस्टेंट प्रोपोर्शन, 1:8 का रेशियो रहेगा। ये भी क्लियर है, ये मैं बढ़ा चुका हूं आपको। आगे आते हैं। अब इसने क्या किया? फिर से एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप रखा। इस सेटअप के अंदर इसने क्या किया? पानी भर दिया यहां। अब ये पानी भरा और इसको कैथोड और एनोड, एनोड और कैथोड बैटरी के दो पार्ट हो गए, जहां पर एक पॉजिटिव एंड हो गया कैथोड, और भाई सी से कट करो, मतलब अब यहां पर क्या है? कैथोड पर क्या लगाए? सी लगाए, और सी मतलब ये ऐड वाला कैथोड होता है, और ये पर माइनस वाला एनोड हो गया, और ये दोनों बैटरी से हमने लगा दिए। अब हमने क्या करा? वाटर को करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और करंट प्रोवाइड करने के बाद में हम एच मतलब या उल्टा कर रहे हैं। अभी हमने क्या किया था? पानी लिया था, पानी में और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या देखा था? रेशो देखा था। अब ये उल्टा कर रहे हैं। अब हम देखेंगे पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाएंगे। हम पानी से क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाएंगे, और हम 100 ग्राम मतलब 100 ग्राम ऑफ वाटर लेंगे किसी भी सोर्स से, किसी भी सोर्स से। देखते हैं, अब हमने जैसे ही यहां पर करंट फ्लो किया तो क्या होगा? बबल बनेंगे। हाइड्रोजन के बबल यहां जाके इकट्ठा हो जाएंगे, और ऑक्सीजन के बबल बन के यहां इकट्ठा हो जाएंगे, और फिर हम इनको उठाएंगे, फिर इनका मेजर करेंगे। जब ये पूरा का पूरा यहां से हट जाएगा, हम देखेंगे हमने 100 ग्राम क्या लिया है? हम देखेंगे हमने वॉट H2O कितना लिया है? 100 ग्राम। हम क्या देखेंगे कि यहां H और O कितना कितना ग्राम बन रहा है? ये 11 ग्राम बनेगा, और ये कितना बनेगा? 89 ग्राम बनेगा।
टोटल करेंगे तो कितना बन जाएगा 100 ग्राम। अब आप 11 को रेशियो करके देखो 89 से, अप्रोक्सीमेट कितना बनेगा 1:8 का ही बनेगा, बनेगा ना। अब आप इस H2O को चाहे तो रिवर्स से ले आना, चाहे आप C से ले आना, ठीक है ना, या आप इस H2O को किसी एनी अदर सोर्स से ले आना, होने वाला कुछ नहीं है, क्या रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपको समझा रहा है कि आप पानी को किसी भी सोर्स से ले आइए, आप 100 ग्राम डालिए, आपका जो ये बनेगा क्या बनेगा, आपका हाइड्रोजन जो बनेगा वो 11 ग्राम बनेगा और ऑक्सीजन जो बनेगा वो आपका 89 के अप्रोक्सीमेट बनेगा। जब आप इनका रेशियो निकालोगे तो 1:8 का ही रेशियो आएगा। यानी क्या रहा, अभी भी वाटर के अंदर आपको समझ में आया कि वाटर के अंदर H और O का रेशियो जो होता है मास के हिसाब से क्या होता है 1:8 होता है। और ये कौन कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि H और O का रेशियो हमेशा 1:8 ही रहेगा H2O के अंदर। हर कंपाउंड के अंदर में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही कहता है कि भैया रेशियो क्या रहेंगे, इनके मास के सेम रहेंगे, कभी बदलते नहीं है, चाहे रिसोर्स या सोर्स कोई सा भी हो, आप कहीं से भी उस कंपाउंड को उठा के ला रहे हो। उम्मीद कर रहा हूं कि चीजों को बार बार समझेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, बार बार देखेंगे तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिमाग में बैठ जाएगा। ये कंपाउंड्स के ऊपर लागू होता है। कंपाउंड्स में एलिमेंटों का जो रेशियो होता है, वो एलिमेंट जो लगते हैं उनके मास के हिसाब, रेशियो के हिसाब से लगते हैं, ठीक है ना। और आप चीजों को समझेंगे तो आएगा, आसानी से आएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर भी क्वेरीज रहती है, डाउट्स रहते हैं, हमें कमेंट सेशन में बताएं। अगर वीडियो से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को मदद के लिए किसी और के पास फॉरवर्ड कर दें। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय, टेक केयर।